क्लास 12th फिजिक्स में हाइड्रोजन परमाणु की स्पेक्ट्रमी श्रेणियाँ और केमिस्ट्री में भी बहुत उपयोगी है ये। और इसमें हम लोग देखते हैं कि जो स्पेक्ट्रमी रेखाएं हैं उनकी तरंगदैर्घ्य क्या है, वे कौन से क्षेत्र में पाई जाती है और उनकी उच्चतम और निम्नतम जो तरंगदैर्घ्य है उसके मान क्या क्या हैं, ये सब हम देखेंगे और बड़ी मज़ेदार तरीके से इसको समझेंगे। हाइड्रोजन के परमाणुवीय स्पेक्ट्रम में स्पेक्ट्रमी रेखाओं के कुछ विशेष समुच्चय होते हैं और हर एक समुच्चय को हम क्या कहते हैं, उसकी स्पेक्ट्रमी श्रेणी कहते हैं। वास्तव में क्या है कि जो स्पेक्ट्रमी रेखाएं होती हैं उनके तरंगदैर्घ्य को प्रदर्शित करने वाला यह सूत्र है और इसको एकांक दूरी में तरंग संख्या बोलते हैं, 1/λ। जहाँ लैम्बडा क्या है, स्पेक्ट्रमी रेखा का तरंगदैर्घ्य होगा। तो 1/λ की जो मान होती है वो होती है कैपिटल R इन ब्रैकेट 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, और यहाँ जो है R रिडबर्ग नियतांक है जिसका मान 1.097 इंटू 10⁻7 प्रति मीटर होता है। ये ऑब्जेक्टिव के अंदर आएगा 1.097 गुणित 10⁻7 प्रति मीटर रिडबर्ग नियतांक का मान। ऑब्जेक्टिव के अंदर 12th के बच्चे ध्यान दीजिएगा। और लैम्बडा जो है वो स्पेक्ट्रमी रेखाओं का तरंगदैर्घ्य है। अब अगर हम एक एक स्पेक्ट्रल लाइन को लाइन से देखते जाएं तो हम बड़ी मज़ेदार बात ये पाएंगे। पहले तो हमें समझना होगा कि स्पेक्ट्रमी रेखाएं क्या है। तो देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि हाइड्रोजन परमाणु में जब कभी इलेक्ट्रॉन जो है वो उच्च ऊर्जा स्तर से कहाँ जाता है, निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है, तो जो दोनों ऊर्जा स्तरों की जो ऊर्जाओं का अंतर होता है उसके बराबर ऊर्जा वाला विकिरण वो उत्सर्जित करता है। ठीक है, क्या होता है हाइड्रोजन परमाणु में कि जब भी कभी इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो ये दोनों ऊर्जा स्तरों की ऊर्जाओं के अंतर के बराबर ऊर्जा वाला विकिरण उत्सर्जित करता है, जिसका एक निश्चित तरंगदैर्घ्य होता है और इसे एक स्पेक्ट्रल लाइन या एक स्पेक्ट्रमी रेखा कहते हैं। अब जैसे एक स्पेक्ट्रमी रेखा के बारे में हम बात कर लें, यहाँ पर पहली रेखा के बारे में बात करेंगे तो फर्स्ट हमारी जो स्पेक्ट्रमी श्रेणी है वो है लाइमन श्रेणी। ये वैज्ञानिकों के नाम है। तो पहली जो है लाइमन श्रेणी है और तरंगदैर्घ्य के लिए देख लीजिएगा और इसी सूत्र से सारे तरंगदैर्घ्य लिख लिए जाएंगे लाइन से। तो 1/λ इज इक्वल टू कैपिटल R 1/1 का स्क्वायर, n1 की जगह आप 1 लिखेंगे माइनस 1/n का स्क्वायर, ओके। n2 की जगह n है और n1 का मान कितना है, 1 है। देखिए n1 की जगह कितना लिखा है, 1, और n2 की जगह n लिखा और n का मतलब है 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और ये कौन से क्षेत्र में पड़ती है, तो ध्यान रखिएगा कि हाइड्रोजन परमाणु के जो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में दृश्य प्रकाश के अतिरिक्त ये जो है अदृश्य भाग मतलब पराबैंगनी क्षेत्र और अवरक्त क्षेत्र में भी स्पेक्ट्रमी रेखाएं पाई जाती है। तो ये अदृश्य क्षेत्र में पड़ रही है। और यहाँ N2 के लिए सबसे बड़ा तरंगदैर्घ्य 1215 एंगस्ट्रॉम, n इज इक्वल टू 2 के लिए, है ना, और n इज इक्वल टू इन्फिनिटी के लिए सबसे छोटा तरंगदैर्घ्य 912 एंगस्ट्रॉम। एक बार अगर आपको लाइमन श्रेणी लिखते आ गई, अब आप सारी श्रेणियों को क्रम से लिख दीजिएगा, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे मैं दूसरी श्रेणी की बात करूं आपके पास, तो बामर श्रेणी, तो यहाँ आपने 1 लिखा था ना, अब 1 के बजाय आप लिख देना 2, और जब यहाँ आप 2 लिख देंगे, देखिए यहाँ भी 2 लिखना है, यहाँ भी 2 लिखना है, तो यहाँ से 2 हट जाएगा। ठीक है, तो ये आपके बामर श्रेणी का फार्मूला आ जाएगा और ये आपका पड़ेगा दृश्य क्षेत्र में। तो ये ऑब्जेक्टिव के अंदर बहुत आता है कि जो दृश्य क्षेत्र में कौन सी श्रेणी है, तो वो आप कहेंगे उसकी बामर श्रेणी को दृश्य क्षेत्र में। और यहाँ क्या होगा, आप देखिए n बराबर 3 के लिए होगा, है ना, 6563 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ये यहाँ 3 है ना, ये 3 यहाँ से आ रहा है, ये सर्वाधिक 6563 एंगस्ट्रॉम जो है बड़ा तरंगदैर्घ्य है, और n बराबर इन्फिनिटी के लिए 3646 एंगस्ट्रॉम छोटा तरंगदैर्घ्य होगा। अब आप आसानी से देखिए, लाइमन हो गया, बामर हो गया, पाश्चन को आप स्वयं लिख लेंगे। देखिए पाश्चन के लिए तो यहाँ क्या हो जाएगा बताइए आप, 2 की जगह क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। देखिए 3 बन गया, और यहाँ आप 3 छूट जाएगा, 4 5 6 7 हो जाएगा। ये फिर अदृश्य क्षेत्र में चली जाएगी, अवरक्त में, और इसका जो है क्या होगा, देखिए 4 के लिए अधिक होगा, n बराबर 4 के लिए 18752 एंगस्ट्रॉम, और n बराबर इन्फिनिटी के लिए 8204 एंगस्ट्रॉम। बस ऐसे ही लिखना है। अब यहाँ पे 4 लिखना, अगले में 5 फिर 6, और यहाँ इन्फिनिटी लिखते जाना। ठीक है, और अधिकतम और न्यूनतम तरंगदैर्घ्य अवश्य याद रख लीजिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और दृश्य क्षेत्र में केवल एक पड़ती है, याद रखना, बामर, बाकी सब पड़ती है अदृश्य क्षेत्र में। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी एक बड़ा पॉइंट हो जाएगा। फिर इनके जो फार्मूलाज हैं, तो 1 लिखेंगे तो लाइमन आएगा, 2 लिखेंगे तो बामर आएगा, 3 लिखेंगे तो पाश्चन आएगा, 4 लिखेंगे तो ब्रैकेट आएगा, 5 लिखेंगे तो ब्रैकेट के बाद में आपका फुंड आएगा। तो फिर इस तरीके से फुंड श्रेणी आ जाएगी। तो अब आप देखिए आगे बढ़ते जाते हैं हम, तो लाइमन, बामर, पाश्चन हो गया। अब ब्रैकेट लेंगे, तो देखिए अब ब्रैकेट के लिए क्या हो रहा है, देखिए अब ये आपका
1 लेमड़ा आर, और देखिए n1 की जगह आपका 4 हो गया, और यहाँ 4 के बाद अब 5, 6, 7 हो जाएगा। कौन सा क्षेत्र है? दूर अवरक्त क्षेत्र। बड़ा तरंग दैर्घ्य 40,500 एंगस्ट्रॉम और छोटा 14,516 एंगस्ट्रॉम। अगर आप फुंड लेना चाह रहे हैं तो फुंड में आप देख लीजिए, फुंड में क्या होगा, ये देखिए फार्मूला में n1 की जगह 5 हो गया, तो n2 की जगह हो जाएगा 6, 7, 8। अति दूर अवरक्त क्षेत्र में 74,000 एंगस्ट्रॉम जो है सबसे बड़ा तरंग दैर्घ्य, और 22,700 एंगस्ट्रॉम सबसे छोटा तरंग दैर्घ्य है। तो बस आप समझ गए कि यहाँ n1 की जगह एक बार 1 लिखना है, तो लाइमन 2 लिखेंगे तो पाश्चन, 3 लिखेंगे तो 1 लिखेंगे तो लाइमन, 2 लिखेंगे तो बामर, 3 लिखेंगे तो पाश्चन, 4 लिखेंगे तो ब्रैकेट, और 5 लिखेंगे तो फुंड श्रेणी बनती चली जाएगी। और जब यहाँ 1 लिखते हैं तो n2 का मान 2 से शुरू होगा, या 2 लिखेंगे तो यहाँ 3 से शुरू होगा। इस तरीके से आप क्रम से लिखते जाइएगा। और ध्यान दीजिएगा कि केवल जो बामर श्रेणी है वो दृश्य क्षेत्र में है, बाकी सब अदृश्य क्षेत्र में, और इनको आप दृश्य अदृश्य और छोटे बड़े तरंग दैर्घ्य भी याद रख लीजिएगा, और रिडबर्ग नियतांक का मान भी याद रख लीजिएगा। तो आपके सारे ऑब्जेक्टिव्स भी इसके साथ साथ क्लियर हो जाएंगे।